प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बारिश बिना रुके गिर रही थी। एक दुबला सा लड़का कोने में खड़ा कांप रहा था, कपड़े पूरी तरह भीगे, होंठ नीले पड़ते हुए, आंखों में वही खालीपन जो अक्सर भूख और बेबसी साथ लाते हैं। लोग छाते समेटते हुए भाग रहे थे, ट्रेनें आती जाती रहीं, अनाउंसमेंट गूंजता रहा, पर उसके लिए जैसे पूरा स्टेशन खामोश था। तभी भीड़ के बीच से एक लड़की उसके सामने आकर रुकी। उसने कुछ पल उसे देखा, जैसे कोई फैसला भीतर ही भीतर ले रही हो। फिर धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, यहां खड़े खड़े भीगते रहोगे या मेरे साथ चलोगे? उस एक वाक्य ने जैसे बारिश की आवाज को भी रोक दिया। आगे जो हुआ उसने सिर्फ उस लड़के की नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम का समय था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बारिश लगातार गिर रही थी। हवा में ठंडक घुली हुई थी और प्लेटफॉर्म की छत से टपकती बूंदें नीचे फर्श पर छोटे छोटे गोल निशान बना रही थीं। स्टेशन रोड की तरफ से आती अदरक वाली चाय की खुशबू भीगे माहौल में और तेज महसूस हो रही थी। ऑटो की खड़खड़ाहट, यात्रियों की आवाजाही और दुकानों की पीली रोशनी, सब कुछ सामान्य था। फिर भी वातावरण में एक अलग सी गंभीरता थी। लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। कोई छाता खोले हुए था, कोई बैग सिर पर रखे भाग रहा था। दूर से आती ट्रेन की सीटी उस बरसाती हवा में थकी हुई सांस जैसी सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। दरवाजे खुलते ही यात्रियों की भीड़ बाहर की ओर बढ़ने लगी। उसी भीड़ में ममता भी थी, 24 वर्ष की, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर दिन भर की थकान की हल्की रेखाएं, पर आंखों में साफ और स्थिर चमक। वह शहर के एक छोटे निजी कार्यालय में काम करती थी। महीने का आखिरी सप्ताह था, काम ज्यादा था और ट्रेन भी देर से पहुंची थी। घर लौटने की जल्दी उसके कदमों में साफ दिख रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही हल्की बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे से टकराईं। उसने दुपट्टा सिर पर थोड़ा और खींच लिया और नजरें ऑटो स्टैंड की ओर घुमा दीं, जो कुछ दूरी पर था। स्टेशन के सामने छोटे छोटे पेड़ लगे थे, इतने कि कोई 2 पल रुककर सांस ले सके। उन्हीं में से एक पेड़ के पास एक युवक खड़ा था। वह बारिश में भीग रहा था, जैसे उसे अपनी परवाह ही ना हो। उसकी नजरें कभी सड़क पर उठतीं, कभी जमीन पर टिक जातीं। वह ऐसा लग रहा था मानो किसी का इंतजार कर रहा हो, या शायद खुद ही अपने भीतर कुछ तय करने की कोशिश कर रहा हो। ममता ने उसे अनदेखा करते हुए कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वह उसके पास से आगे निकलने लगी, पीछे से धीमी आवाज आई। ममता ठिठक गई। आवाज में आग्रह था, पर दबाव नहीं। उसने पलट कर देखा। युवक 2 कदम आगे बढ़ा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शर्ट बदन से चिपकी हुई थी और पैंट पर कीचड़ के निशान थे। चेहरा साफ सुथरा था, पर थकान से भरा हुआ। वह करीब 21 से 22 वर्ष का होगा। सुंदर और स्मार्ट चेहरा, लेकिन उस स्मार्टनेस पर हालात की धूल जमी हुई थी। एक बात पूछनी थी, उसने झिझकते हुए कहा। यहां पास में कोई ऐसी जगह है जहां रात रुक सकूं? सस्ती धर्मशाला या कुछ भी? ममता ने सावधानी से पूछा। घर कहां है तुम्हारा? यहां क्यों रुके हो? लड़के ने एक पल नजरें झुकाईं। मेरा नाम नीलकमल है, उसने धीमे स्वर में कहा। गांव जांजगीर की तरफ है। काम की तलाश में आया था, पर स्टेशन पर उतरते ही मेरा पर्स और बैग किसी ने निकाल लिया। पैसे, पहचान का कार्ड, सब चले गए। अब न टिकट है न कोई ठिकाना। वह बोलते बोलते रुक गया। उसके गले में शब्द अटक गए और आंखों में नमी भर आई, जैसे रोना भी उसे शर्मिंदा कर रहा हो। ममता ने गौर किया। उसकी देह भाषा में कोई बनावट नहीं थी। वह मदद मांग रहा था और उसकी झिझक में ही उसका आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। कुछ खाया है आज? ममता ने पूछा। नीलकमल ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, सुबह से कुछ नहीं मिला। सोचा था काम मिल जाएगा तो फिर घर लौट जाऊंगा, पर सब उल्टा हो गया। ममता के भीतर एक द्वंद्व शुरू हुआ। रात का समय था, वह अकेली थी। सामने एक अनजान युवक, लेकिन भूख, थकान और बेबसी का चेहरा भी उतना ही सच था। उसने सोचा, अगर वह बस रास्ता बता दे तो क्या यह सचमुच सुरक्षित होगा? क्या यह लड़का सच में कहीं रुक पाएगा? उसने संयत स्वर में कहा, देखो, मैं सीधे तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। पहले घर पर मां से बात करूंगी। नीलकमल तुरंत बोला, नहीं, मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, बस कोई जगह बता दीजिए। रुको, ममता ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। उसने फोन निकाला और अपनी मां सावित्री देवी को कॉल किया।
उधर से चिंता भरी आवाज आई, इतनी देर क्यों? ममता ने पूरी स्थिति स्पष्ट शब्दों में बताई। स्टेशन, बारिश, चोरी, भूख। उसने यह भी कहा कि लड़का सिर्फ रहने की जगह पूछ रहा है और वह पूरी सावधानी बरत रही है। फोन के उस पार कुछ पल मौन रहा। फिर मां की आवाज आई, अगर लड़का सच में परेशान है और अकेला है तो ले आ, सीधे घर आना, और ध्यान से। ममता के भीतर का तनाव कुछ हल्का हुआ। उसने फोन जेब में रखा और नीलकमल की ओर देखा। चलो, उसने कहा, आज रात हमारे घर रुक जाओ, सुबह तुम्हारे गांव जाने का इंतजाम करेंगे। पहले खाना खाओगे? नीलकमल अविश्वास से उसे देखता रह गया। मैं बोझ नहीं बनूंगा, उसने जल्दी से कहा। बोझ नहीं, ममता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। बस इंसान हो, और याद रखना, झूठ मत बोलना। नीलकमल ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, पर अब उसमें डर से ज्यादा राहत थी। दोनों ऑटो स्टैंड की ओर बढ़े। बिलासपुर की उस भीगी शाम में यह सिर्फ एक रात का सहारा था, लेकिन उस सहारे में विश्वास, सावधानी और संवेदना का संतुलन था। शहर अपनी रफ्तार में चलता रहा। लोग आते जाते रहे। ममता ने ऑटो रोका तो बारिश जैसे और तेज हो गई। छत पर गिरती बूंदों की टप-टप किसी धीमी उदास धुन की तरह साथ चल रही थी। नीलकमल पीछे की सीट पर सिमटकर बैठ गया, मानो उसे डर हो कि उसके भीगे कपड़ों से गाड़ी गंदी ना हो जाए। उसके भीतर की झिझक उसके भीगे शरीर से कहीं अधिक भारी थी। ममता ने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा थोड़ा उसकी ओर फैला दिया। उस क्षण नीलकमल ने पहली बार उसकी ओर देखा। उस नजर में धन्यवाद था, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत और आत्मसम्मान के टूटने का दर्द छिपा हुआ था। ऑन्टो स्टेशन रोड पार कर नेहरू नगर की ओर बढ़ा। बारिश में डूबी बिलासपुर की रात स्याह और गहरी लग रही थी। आधे गिरे शटर, पीली रोशनी में सिमटी चाय की दुकानें और प्लास्टिक में लिपटे भागते लोग, सब कुछ उस रात को और ठंडा बना रहे थे। ममता के मन में हलचल थी। उसे पता था कि मां सवाल करेंगी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब दृढ़ता भी थी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला। भीतर रसोई की हल्की रोशनी थी। सावित्री देवी बाहर आईं तो ममता के पीछे खड़े युवक को देखकर ठिठक गईं। उनके चेहरे पर चिंता और सतर्कता एक साथ उभरी। ममता ने शांत स्वर में सारी बात बता दी। स्टेशन, चोरी हुआ पर्स, बारिश और रात की मजबूरी। कमरे में कुछ क्षणों का मौन छा गया। सावित्री देवी की आंखें नीलकमल को परख रही थीं। वह सिर झुकाए खड़ा था, हाथ जुड़े हुए, जैसे अपनी उपस्थिति के लिए भी क्षमा मांग रहा हो। मां ने अंदर का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उनके स्वर में कठोरता थी, पर भीतर करुणा छिपी हुई थी। नीलकमल को भीतर बैठाया गया। ममता तौलिया, पुरानी चादर और कंबल ले आई। भीगे कपड़े बदलने के लिए उसे अलग जगह दी गई। जब वह सूखे कपड़ों में बाहर आया तो पहले से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। ठंड उसके शरीर में गहराई तक उतर चुकी थी। बुखार तेज था। नीलकमल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, पर उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। सावित्री देवी रसोई में चली गईं। अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा चढ़ गया। ममता ने दवाई ढूंढी, थर्मामीटर रखा और उसके पास बैठ गई। पानी का गिलास पकड़ते समय बूंदें गिर गईं और वह फिर शर्म से झुक गया। ममता ने गिलास संभाल लिया और धीरे धीरे उसे पानी पिलाया। उस छोटे से क्षण में दया नहीं, साझेदारी थी, जैसे वह उसकी कमजोरी को छुपा रही हो, उजागर नहीं कर रही। काढ़े की कड़वाहट से उसका चेहरा सिकुड़ा, पर उसने बिना विरोध के पी लिया। बुखार में आदमी अपने भीतर के बच्चे तक लौट आता है। नीलकमल की आंखों में वही असहायता थी जिसमें कोई शिकायत नहीं, थकान थी। ममता ने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। कपड़ा बदलना, दवा देना, कंबल ठीक करना, यह सब साधारण काम थे, पर उस रात वे साधारण नहीं थे। रात गहराती गई। बाहर बारिश कभी तेज होती, कभी थमती। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। नीलकमल कभी कभी अधजागी अवस्था में कुछ बड़बड़ाने लगता। घर का नाम, बहन की पढ़ाई और बार बार यह कि वह चोर नहीं है। उन शब्दों में सबसे ज्यादा चोट थी। ममता की आंखें भर आतीं, पर वह शांत बैठी रहती। उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़का सिर्फ बुखार से नहीं, अपमान और भय से भी जूझ रहा है। सावित्री देवी पास बैठी थीं। उनका चेहरा अब पूरी तरह कठोर नहीं रहा था। मां होने का अर्थ यही होता है कि पराया दर्द भी अपना लगने लगे। उन्होंने धीरे से कहा कि ममता थोड़ा आराम कर ले, पर ममता ने सिर हिला दिया। उसे लग रहा था कि यदि वह उठ गई तो इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाएगी। उसने रात भर पट्टी बदलते हुए यह जाना कि इंसानियत बड़े छोटे धैर्य से बनती है।
करीब 4 बजे बुखार थोड़ा उतरने लगा। सांसें स्थिर हुईं, चेहरे का तनाव ढीला पड़ा। ममता ने राहत की सांस ली, पर वह सोई नहीं। कुर्सी पर बैठी बैठी वह खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश के बीच सुबह का फीका उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। उसे लगा जैसे यह उजाला सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर रहा है। जब नीलकमल ने आंखें खोलीं तो उसकी नजर सीधे ममता पर पड़ी। उसमें कृतज्ञता थी, पर शब्द नहीं थे। वह कुछ कहना चाहता था, पर ममता ने उसे चुप रहने का इशारा किया और पानी थमा दिया। वह पहले से हल्का लग रहा था, जैसे रात की आग थोड़ी कम हो गई हो। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। सावित्री देवी ने भगवान का धन्यवाद किया। ममता ने बाहर आसमान की ओर देखा। बारिश थम नहीं रही थी, पर अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी इंसानियत का सबसे बड़ा काम कोई घोषणा या शोर नहीं होता। बस एक रात, एक कंबल, कुछ दवा और जागती हुई आंखें काफी होती हैं। उस रात ने केवल नीलकमल को आश्रय नहीं दिया था, उसने ममता को भी बदल दिया था, लेकिन कमजोरी अभी भी साफ दिख रही थी। सावित्री देवी ने रसोई से आवाज दी, ममता, चाय बन गई है, पहले इसे हल्का सा सूप दे देते हैं। उनकी आवाज में वह अपनापन था जो रात भर के जागरण से जन्म लेता है। ममता ने धीरे से सिर हिलाया। वह उठी, खिड़की बंद की ताकि ठंडी हवा सीधे अंदर ना आए, और फिर नीलकमल के पास बैठ गई। कैसा लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। अब? उसने पूछा। नीलकमल ने आंखें पूरी तरह खोलीं। उनमें अजीब सी संकोची कृतज्ञता थी। उसने धीमे से कहा, आपने और अम्मा जी ने इतना। वह आगे नहीं बोल पाया। शब्द जैसे गले में अटक गए। ममता ने मुस्कुराकर बात टाल दी। अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा खा लो। सावित्री देवी गर्म सूप लेकर आईं। नीलकमल ने कटोरा हाथ में लिया तो हाथ हल्के से कांपे, लेकिन इस बार वह गिरा नहीं। उसने एक एक घूंट धीरे धीरे लिया। हर घूंट जैसे उसके भीतर नई गर्मी भर रहा था। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद ममता ने धीमे स्वर में कहा, नीलकमल, अगर तबीयत ठीक है तो अपनी बात बताओ। तुम यहां कैसे पहुंचे? घर में कौन कौन है? नीलकमल ने कटोरा नीचे रखा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बहुत समय से भीतर दबा हुआ बोझ अब शब्दों में ढालना हो। हमारा गांव जांजगीर के पास है, उसने शुरू किया। पिताजी का देहांत 2 साल पहले हो गया। खेत थोड़ा था, पर कर्ज ज्यादा। मां सिलाई करती है। दिन भर गांव की औरतों के कपड़े, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म, जो मिलता है। छोटी बहन है, 9वीं में पढ़ती है। मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सोचा शहर जाकर काम करूंगा तो घर का सहारा बनूंगा। उसकी आवाज में न शिकायत थी, न किसी पर दोष, बस एक सादा सा सच था। ममता और सावित्री देवी चुपचाप सुनती रहीं। मां ने बहुत मना किया, नीलकमल ने कहा। कहती थीं, शहर में कौन है तेरा, लेकिन मैं उन्हें थका हुआ नहीं देख पा रहा था। फिर भी मुस्कुराकर कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। और मैं उनका सब ठीक बनना चाहता था। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आई। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। ममता के दिल में जैसे कोई पुरानी टीस उठी। उसे अपने पिता की याद आ गई। कैसे उन्होंने हमेशा उसे पढ़ाया, संभाला, और एक दिन अचानक चले गए। उस दिन उसने पहली बार समझा था कि जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती। मैं यहां आया, नीलकमल ने आगे कहा। एक जान पहचान वाले के जरिए फैक्ट्री में काम मिलने की उम्मीद थी। स्टेशन पर उतरा, फोन करने के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स नहीं था। शायद भीड़ में किसी ने निकाल लिया। पैसे, आधार कार्ड, सब। मैंने इधर उधर ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। पुलिस के पास गया तो उन्होंने पूछा, सबूत क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपना नाम। उसने हल्की कड़वी हंसी हंसी। नाम से क्या होता है दीदी? शहर में तो पहचान कागज से होती है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सावित्री देवी की आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, रात को कुछ खाया था? नीलकमल ने सिर हिलाया। नहीं, सोचा था टिकट के पैसे किसी से मांग लूंगा, पर जब लोगों की नजरें देखीं, लगा जैसे मैं सच में चोर हूं। इसलिए बस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। बारिश तेज होती गई, फिर आप आ गईं। वह सचमुच हैरान था कि कोई रुका भी। ममता ने नजरें झुका लीं। उसे लगा उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। कुछ देर बाद सावित्री देवी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, गलती तेरी नहीं है। हालात ने तुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया, पर हर मुश्किल के साथ रास्ता भी आता है। ममता ने उसी क्षण एक निर्णय लिया। नीलकमल, उसने दृढ़ स्वर में कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और घर जाने का इंतजाम मैं कर दूंगी।
लेकिन अगर तुम चाहो तो यहां काम भी ढूंढ सकते हो। नीलकमल ने चौंक कर देखा। काम? हाँ, ममता बोली। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूं उसके पास एक गोदाम है। वहां अकाउंट का छोटा काम या स्टॉक संभालने का काम होता है। मैं बात कर सकती हूं। शुरुआत छोटी होगी, पर ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। नीलकमल की आंखों में पहली बार चमक उभरी। वह तुरंत बोला, मैं कुछ भी कर लूंगा दीदी, बस घर पैसा भेज सकूं, बहन की पढ़ाई। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। भगवान ने तुझे हमारे दरवाजे पर भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा, उन्होंने कहा। हम कोशिश करेंगे। दोपहर तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था। हवा में ठंडक थी, मगर रात की कड़वाहट जैसी कठोरता नहीं। नीलकमल का बुखार लगभग उतर चुका था। वह अब बैठक में खिड़की के पास बैठा था, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर एक नई शांति। कमजोरी अभी भी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह खोया हुआ भाव नहीं था जो स्टेशन के पेड़ के नीचे दिखा था। ममता उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। उसने छुट्टी ले ली थी। मां ने पूछा भी, काम से छुट्टी ले ली? ममता ने बस इतना कहा, कुछ काम जरूरी था। दोपहर के बाद ममता ने अपने ऑफिस के मैनेजर को फोन किया। उसने संकोच से बात शुरू की। सर, एक लड़का है, काम की तलाश में है, ईमानदार है, जरूरतमंद है। अगर गोदाम में कोई छोटा काम हो तो। फोन के उस पार कुछ देर चुप्पी रही। फिर आवाज आई, भेज दो, 2-3 दिन ट्रायल कर लेते हैं। फोन रखते ही ममता ने राहत की सांस ली। वह बैठक में आई और बोली, नीलकमल, काम की बात हो गई है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन ईमानदारी से करोगे तो टिक जाओगे। नीलकमल जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत उठकर हाथ जोड़ दिए। आपका एहसान? एहसान शब्द मत बोलो, ममता ने उसे बीच में रोका। यह कोई दान नहीं है। तुम काम करोगे, बदले में मेहनताना मिलेगा, बस। उसके इस वाक्य ने नीलकमल की आंखें भर दीं। आत्मसम्मान किसी को दिया नहीं जाता, बस बचाया जाता है, और ममता यह अच्छी तरह समझती थी। अगले दिन सुबह नीलकमल तैयार होकर ममता के साथ ऑफिस के गोदाम पहुंचा। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन व्यवस्थित थी। लकड़ी के रैक, फाइलों के बंडल और माल की पेटियां। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम कठिन है, उन्होंने कहा। समय पर आना होगा, हिसाब में गलती नहीं चलती। नीलकमल ने दृढ़ स्वर में कहा, गलती नहीं होगी सर। उस दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। सुबह 7 बजे उठना, मां के साथ चाय पीना, फिर ऑफिस जाना। काम छोटा था, माल का रिकॉर्ड लिखना, पैकिंग में मदद करना, स्टॉक गिनना। लेकिन हर शाम जब वह लौटता, उसकी आंखों में संतोष होता। पहले हफ्ते की छोटी सी मजदूरी जब उसके हाथ में आई तो वह देर तक उसे देखता रहा। वह नोट सिर्फ कागज नहीं थे, वे उसके घर की सांस थे। ममता और सावित्री देवी ने मिलकर तय किया कि जब तक नीलकमल स्थिर नहीं हो जाता, वह यहीं रहेगा। दिन गुजरते गए। नीलकमल ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। शाम को लौटकर वह सावित्री देवी के छोटे मोटे काम में हाथ बंटाता, सब्जी काट देता, बाजार से सामान ले आता। एक दिन उसने साहस करके ममता से कहा, अगर संभव हो तो मैं घर कुछ पैसे भेजना चाहता हूं। ममता मुस्कुराई। यही तो करना है तुम्हें, चलो कल बैंक चलते हैं। जब उसने पहली बार बैंक से पैसे ट्रांसफर किए, उसकी उंगलियां हल्के से कांपीं। उसने फोन पर मां से बात की। उधर से रोने की आवाज आई। बेटा तू ठीक है ना? नीलकमल ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा मैं ठीक हूं, अब चिंता मत करना, मैं काम कर रहा हूं। उसकी आवाज में अब ठहराव था। वह वही लड़का था जो कुछ दिन पहले स्टेशन के पेड़ के नीचे ठिठुर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में स्थिरता थी। एक रात ने उसे तोड़ा नहीं, संभाल लिया था। 3 महीने बीत गए। नीलकमल ने अपने काम से सबका भरोसा जीत लिया। मैनेजर ने एक दिन कहा, तुम्हारी मेहनत दिखती है, अगले महीने से वेतन थोड़ा बढ़ा देंगे। नीलकमल ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में चमक थी। उस शाम वह घर लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का छोटा सा डिब्बा था। आज वेतन बढ़ा है, उसने मुस्कुराकर कहा। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। ममता ने खुद जाकर मकान मालिक से बात की। लड़का अच्छा है, ईमानदार है। जब नीलकमल ने अपना सामान, जो बस एक बैग था, उस कमरे में रखा तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन जाने से पहले वह ममता के सामने खड़ा रहा। मैं यहां से दूर नहीं जा रहा, उसने कहा। आप लोग मेरा घर हैं। ममता ने हल्की हंसी के साथ कहा, घर वहां होता है जहां जिम्मेदारी होती है,
अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा भविष्य है। कुछ ही महीनों में नीलकमल ने इतना बचा लिया कि गांव जाने का टिकट खरीद सके। उसने मां और बहन से मिलने का निश्चय किया। जाने से पहले वह सावित्री देवी के पैरों में झुका। आपने उस रात। उसकी आवाज रुक गई। सावित्री देवी ने सिर पर हाथ रख दिया। उस रात भगवान ने हमें परखा था बेटा, तू पास हो गया। नीलकमल ने ममता की ओर देखा। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। ममता ने बस इतना कहा, याद रखना, तुम्हें किसी ने दया से नहीं, विश्वास से संभाला था। उसी विश्वास को आगे बढ़ाना। जब वह बस में बैठा और बिलासपुर पीछे छूटने लगा तो उसे वह छोटा सा पेड़ याद आया। उसे लगा, अगर उस रात ममता दीदी न रुकती, शायद वह आज कहीं और होता, या शायद कहीं भी नहीं। नीलकमल की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जाग चुका था। वह लौटेगा, सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं, बल्कि यह साबित करने कि एक रात का सहारा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और बिलासपुर की सड़कों पर, जहां कभी वह अकेला खड़ा था, अब उसकी कहानी कदमों की आवाज बन चुकी थी, धीमी मगर मजबूत। 6 महीने बीत चुके थे। बिलासपुर का मौसम बदल चुका था। बारिश की जगह अब हल्की ठंड ने ले ली थी। नेहरू नगर की गलियों में सुबह की धूप उतरती तो घरों की दीवारें सुनहरी लगतीं। ममता अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। जीवन फिर से सामान्य लय में लौट आया था। मां की पूजा, रसोई से आती चाय की खुशबू और दरवाजे के बाहर अखबार की सरसराहट, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। लेकिन कभी कभी जब ममता स्टेशन रोड से गुजरती तो उसकी नजर अनायास उस छोटे से पेड़ की तरफ चली जाती। वह पेड़ अब भी वही था, पतला, शांत, जैसे सब कुछ देखता हुआ।